नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कंपटीशन मैनिया में। जैसे कि पिछले पार्ट में आपने ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन देखे थे, उसी तरीके से आज कुछ और इंस्ट्रूमेंट के बेसिक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस पार्ट में हम कंपास एंड डिवाइडर, प्रोट्रैक्टर, फ्रेंच कर्व, स्केल्स, पेंसिल और भी कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बेसिक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपास एंड डिवाइडर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 343 से। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेक अ सर्कल। सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर, कंपास या डिवाइडर। तो दोस्तों आपको बताना है किसका यूज हम इजीली वृत्त बनाने के लिए करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंपास। हम प्रकार की सहायता से आसानी से इजीली एवं एक्यूरेट वृत्त बना सकते हैं दोस्तों। प्रकार इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जिसमें दो लेग होते हैं, एक नीडल पॉइंट है और एक लीड पॉइंट है। इस पॉइंट में हम पेंसिल का लीड डाल सकते हैं या पेंसिल को डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें दोनों लेग एडजस्टेबल होता है दोस्तों। ठीक है, इसको एज अ हम डिवाइडर की तरह भी यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे, जब इस पेंसिल वाले लेग को, पेंसिल वाले लीड को जो हम निकाल के यहाँ पर नीडल पॉइंट रख देंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 344, विच लेग ऑफ द कंपास हैज अ पेंसिल लीड अरेंजमेंट। प्रकार के किस लेग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है। ऑप्शन आपके सामने है, लेफ्ट, राइट, एडजस्टेबल या नन ऑफ दिस। आपको बताना है प्रकार के किस लेग में हम पेंसिल लगाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टेबल। जो प्रकार की लेग होती है दोस्तों वो एडजस्टेबल होती है, हम किसी भी लेग में पेंसिल की लीड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 345, स्मॉल बो कंपास कैन ड्रॉ सर्कल्स लेस देन ब्लैंक रेडियस। मतलब छोटे आकार की जो बो कंपास होती है वो खालिस्तान मिलीमीटर त्रिज्या की वृत्त बना सकती है। ऑप्शन आपके सामने है, 25 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर या 35 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि जो बो कंपास है छोटे आकार की, स्मॉल साइज्ड बो कंपास, ठीक है, वो कितने मिलीमीटर की त्रिज्या की वृत्त बना सकती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 25 मिलीमीटर। चित्र में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये स्मॉल साइज्ड बो कंपास है। ठीक है, इसमें जो लेग होता है दोनों लेग को बीच में हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो त्रिज्या रहे वो 25 मिलीमीटर या उससे कम रहे। ठीक है, इसमें आसानी से एक्यूरेटली तरीके से हम 25 मिलीमीटर तक की त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन दूसरे कंपास की सहायता से हम 25 मिलीमीटर की जो त्रिज्या की वृत्त होती है उसको एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, हाउ मैनी डायमीटर्स एंड आर्क कैन बी ड्रॉन बाय अ स्मॉल कंपास। छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक या 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक या 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक या 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक का जो व्यास है उसका वृत्त हम खींच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक के व्यास का चाप या वृत्त। ठीक है, इससे छोटी कंपास से, छोटे जो प्रकार होते हैं उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, द बिग कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ बीच मेजर। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप की वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, उस रेडियस इज मोर देन 150 mm, उस रेडियस इज मोर देन 50 mm, डायमीटर इज मोर देन 150 mm और उस डायमीटर इज मोर देन 50 mm। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उस रेडियस इज मोर देन 50 mm। ठीक है, जो बड़ी कंपास होती है वो किस त्रिज्या की वृत्त खींचने के लिए होती है, 50 मिलीमीटर से ज्यादा त्रिज्या की वृत्त खींचने के लिए हम बड़ी कंपास का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 348। एक्सटेंशन आर्म्स यूज्ड विथ इंजीनियरिंग कंपास टू फैसिलिटेट। इंजीनियरिंग प्रकार के साथ विस्तारित भुजा का उपयोग करने से सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहे हैं? टू ड्रॉ सर्कल्स ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े व्यास के वृत्त बनाने में। टू इंक्रीज द ग्रिपिंग आर्म, ग्रिपिंग भुजा बढ़ाने में। टू एडजस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लेग, लेग के बीच की दूरी समंजित करने में। या फिर ऑप्शन नंबर डी है टू इंक्रीज एक्यूरेसी, सटीकता बढ़ाने में। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक्सटेंशन आर्म हम क्यों लगाते हैं कंपास में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ लार्जर डायमीटर। जब भी हमें बड़े व्यास का वृत्त बनाना होता है वो सिंपल कंपास की सहायता से इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन आर्म्स का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 349। फॉर ड्राइंग सर्कल्स विथ लार्ज रेडियस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग बड़ी त्रिज्या के वृत्त बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बो कंपास या लेंथनिंग बार कंपास या डिवाइडर या प्रोट्रैक्टर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेंथनिंग बार कंपास। दोस्तों जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक लेग में हम क्या करके एक्सटेंशन आर्म लगाया है, ठीक है। ये लेंथनिंग बार कंपास का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 350। Which of the following drawing tool is used to transfer dimensions when there is a repetition of the dimension? निम्न में से किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग विमाओं के पक्षांतर में होता है जब विमाओं का दोहराव हो रहा हो। दोस्तों जब विमाओं का दोहराव होता है, जब विमाएं रिपीट होती है, तब हमें कौन सा उपकरण यूज करना चाहिए। उसके लिए है ऑप्शन ए पर कंपास, ऑप्शन बी प्रोट्रैक्टर या ऑप्शन सी डिवाइडर या ऑप्शन डी मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डिवाइडर का यूज करके हम जो डायमेंशन का रिपीटेशन होता है, ठीक है, उसके लिए हम डिवाइडर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्केल से क्या करते हैं, स्केल से थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है सेम डायमेंशन को बार बार रिपीट करना, ठीक है। इसीलिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं, ठीक है। डिवाइडर कैसे दिखता है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी दो लेग होते हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों में क्या होता है, निडल होता है, ठीक है। दोनों में निडल होता है, एक स्क्रू के थ्रू एडजस्टेबल होता है, ठीक है। इसको हम कंपास की तरह यूज कर सकते हैं कब, जब एक निडल को हटा के वहां पर लीड लगा दिया जाएगा तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। विच इज नॉट द यूज ऑफ डिवाइडर। विभाजक का प्रयोग कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख के आपको बताना है कि विभाजक के थ्रू हम क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टू डिवाइड कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। ये तो हम कर सकते हैं डिवाइडर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि डिवाइडर के थ्रू जो डायमेंशन रिपीट होता है उसके लिए हम डिवाइडर यूज करते हैं, ठीक है। टू ड्रॉ सर्कल। दोस्तों सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें उसको कंपास या प्रकार में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे जब दोनों लेग में नीडल है तब हम उससे वृत्त या सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं जबकि उसमें लीड ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डिवाइडर का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं प्रोट्रैक्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 352। नेम द डिवाइस गिवन बिलो। नीचे दिए गए उपकरण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस ऑप्शन है आपके सामने, इसको एक्चुअल में बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोट्रैक्टर या चांदा दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली ये हाफ सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर एक चांदा है, एक प्रोट्रैक्टर है दोस्तों, ठीक है। प्रोट्रैक्टर फुल वृत्ताकार भी आता है, ठीक है, जिससे हम एंगल माप सकते हो। 360 डिग्री तक का एंगल मेजर करता है, और जो हाफ सर्कुलर है वो 180 डिग्री तक का एंगल मेजर करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 353। जनरली बी यूज टू मेजर ऑफ एनी एंगल। सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो सभी प्रकार के कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
सेट स्क्वायर से हम नहीं करते हैं दोस्तों। सेट स्क्वायर जो होता है 30 या 60 डिग्री का होता है और एक 45 डिग्री का होता है, ठीक है। जो दोनों सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में नहीं आता उन एंगल को हम सेट स्क्वायर के थ्रू नहीं माप सकते, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल वे में जो एक्यूरेट वे में एंगल मेजर करता है वो मिनी ड्राफ्टर के थ्रू हम नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। प्रोट्रैक्टर 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 क्या करता है, किसी भी कोण को माप सकता है, ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने आपको बताया सभी प्रकार के कोण को हम इन दोनों से नहीं माप सकते, केवल प्रोट्रैक्टर से माप सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 354, विच इज मेजर बाय यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करके किसको मापने में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है एंगल टू रेडियन, रेडियन में कोण को, या ऑप्शन बी एंगल इन मिनट, मिनट में कोण को, या ऑप्शन सी है एंगल इन डिग्री, डिग्री में कोण को, या लीनियर आर्क, रेखी चाप को, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो एंगल डिग्री में होता है, ठीक है, उसको हम प्रोट्रैक्टर के द्वारा माप सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 355, व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोट्रैक्टर। चांदा किस आकार का होता है। ऑप्शन है आपके सामने सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था सर्कल जो चांदा या प्रोट्रैक्टर होता है वो दो शेप में होता है, या तो सर्कुलर या सेमी सर्कुलर। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या होता है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। इसका जो इसको सुधार लेते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है सेमी सर्कुलर, ये होता है सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर के थ्रू 360 डिग्री तक का हम एंगल मेजर कर सकते हैं, और सेमी सर्कुलर के थ्रू हम क्या मेजर कर सकते हैं, और 180 डिग्री तक का एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 356, to lay off an angle from a given line, what marks on the protractor should you align for a higher accuracy। दिए गए रेखा में कोण बनाने के लिए चांदे के किन चिन्हों को रेखा के साथ संरेखित करते हैं ताकि उच्च सटीकता प्राप्त हो, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, जो चांदा में सेंटर मार्क होता है और 0 डिग्री मार्क होता है उसी को हम अलाइन करते हैं रेखा के साथ। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, जो 0 डिग्री और 180 डिग्री मार्क होता है केवल उसी को हम अलाइन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड सेंटर मार्क, ठीक है, इन तीनों को हम लाइन के साथ अलाइन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री का जो चिन्ह होता है उसको, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो 0 डिग्री, 180 डिग्री और सेंटर मार्क्स होता है प्रोट्रैक्टर में, उसको हम लाइन के साथ अलाइन करते हैं, संरेखित करते हैं ताकि कोड बना सके, ठीक ठीक है दोस्तों। तो ये थे कंपास, डिवाइडर और प्रोट्रैक्टर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। एंड तक बने रहिए दोस्तों, आगे और भी इंस्ट्रूमेंट के बेसिक क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अभी तो फ्रेंच कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 357, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेंच कर्व। निम्न में से कौन सा फ्रेंच कर्व है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन ए तो दोस्तों सेट स्क्वायर का है, ठीक है। ऑप्शन बी स्केल्स है, ऑप्शन सी है प्रोट्रैक्टर। तो बचा हुआ ऑप्शन है वही सही आंसर है दोस्तों, यही फ्रेंच कर्व है। जैसे कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि चित्र में दिख रहा है 3 टाइप के फ्रेंच कर्व होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, blank is used to draw curves which are not circular। जो वक्र वृत्ताकार नहीं है उसे बनाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है कंपास, ऑप्शन बी है प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन सी है फ्रेंच कर्व, ऑप्शन डी है फ्रो सर्कल, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कर्व जो वृत्ताकार नहीं है। अब कौन कौन किस किस टाइप के कर्व वृत्ताकार नहीं है, जैसे कि पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इलिप्स हो गया, और भी एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया, ठीक है, लॉगरिथमिक कर्व हो गया। इस टाइप के कर्व को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच कर्व्स, ठीक है। फ्रेंच कर्व यूज करते हैं दोस्तों, जैसे कि चित्र में दिख रहा है यहाँ पर ये तीनों फ्रेंच कर्व है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्रो सर्कल दोस्तों,
दोस्तों। प्रो सर्कल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यास वाले वृत्त मौजूद होते हैं दोस्तों। अगर हमें विभिन्न व्यास के वृत्त या विभिन्न त्रिज्याओं की वृत्त की जरूरत है तब हम प्रो सर्कल या सर्कल मास्टर, एक होता है सर्कल मास्टर जो चौकोन होता है दोस्तों, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट व्यास के वृत्त बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो प्रो सर्कल में बने हुए हैं सेम वैसी सर्कल मास्टर में भी बने होते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं? जब डिफरेंट डिफरेंट व्यास के हमें वृत्तों की जरूरत होती है तब करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल्स दोस्तों, इस सीरीज के पार्ट 17, 18, 19, 20, 21 में स्केल का डीप में वीडियो बना हुआ है दोस्तों। आप वहां से जाके डीप में अगर स्केल को पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें स्केल से रिलेटेड जितने बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर किया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 359 क्या बोल रहा है? विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डायमेंशंस? कौन सा उपकरण बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपास या नापदिश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्केल। जो प्रोट्रैक्टर होता है वो एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है। कंपास भी सेम वर्क के लिए, कंपास क्या होता है? सर्कल ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 360, अकॉर्डिंग टू BIS डायमेंशंस इज डिस्प्लेड ओनली इन ब्लैंक। BIS द्वारा डायमेंशन खाली स्थान में ही प्रदर्शित किया जाता है। MM या CM या M या नानाबदिश। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जो BIS के थ्रू डायमेंशन रिकमेंड किया गया है वो मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए MM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 361, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके? ऑप्शन में से देख के आपको बताना है दोस्तों। ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 मिलीमीटर। दोस्तों 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इस चार्ट को देख लीजिए दोस्तों। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर दोस्तों, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का क्वेश्चन आया था, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 362, ये भी यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है दोस्तों। 1 किलोमीटर बराबर, ठीक है। ऑप्शन में से देख के आपको बताना है क्या होगा 1 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। जिस जो पिछले चार्ट देखे थे उसमें 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 363, द कार्डबोर्ड स्केल्स आर अवेलेबल इन अ सेट ऑफ ब्लैंक स्केल। जो कार्डबोर्ड स्केल होता है कितने स्केलों का समूह होता है, ठीक है। ऑप्शन में से देख के आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 स्केलों का समूह होता है दोस्तों। जो कार्डबोर्ड स्केल होता है उसमें 8 स्केल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्केलिंग के उसमें 8 स्केल होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्केलिंग का डिजिग्नेशन क्या दिया गया है? M1 से लेके M8 तक का दिया गया है, ठीक है। जिसके एक साइड में क्या क्या स्केल होता है? एक में होता है 1:1, M2 में होता है 1:2.5, एक में होता है मतलब M3 में होता है 1:10, ठीक है। दोस्तों स्केलिंग क्यों किया जा रहा है? जो स्केल का जो स्केल में सपोज ये स्केल है, स्केल में जो डायमेंशनिंग है वो ए है, ठीक है। तो जो रेशियो का पहले वाला पोर्शन है, ठीक है, वो ये शो कर रहा है उन दोनों के बीच का गैपिंग, इस लाइन और इस लाइन के बीच का गैपिंग, ठीक है। और रेशियो के बाद वाला वैल्यू ये शो कर रहा है कि इस जो गैप है उसका मान क्या है, ठीक है। जैसे कि 1:1 में क्या होगा, जो ये गैप है उसका भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है? लेंथ ऑफ ड्राइंग इनटू एक्चुअल अपॉन एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है। तो इसको वैसी उसी तरीके से हम मान सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल लेंथ की वैल्यू भी 1 है और ड्राइंग में जो लेंथ यूज करना है उसका भी 1 है, ठीक है। सेकंड M2 क्या शो कर रहा है? जो एक्चुअल लेंथ है वो 2.5 है, लेकिन ड्राइंग में हम उसको 1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। M3 का स्केलिंग देखते हैं, जो 10 है वो एक्चुअल लेंथ है, लेकिन ड्राइंग में हम उसको 1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 364, अकॉर्डिंग टू BIS हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्केल आर मैनली बेस्ड ऑन द साइज। BIS के द्वारा मुख्यतः आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने होते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन ए है 2 या 3 या 4 या 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। दोस्तों 3 टाइप के हम हमारे पास स्केल है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फुल साइज स्केल, पूर्ण आकार पैमाना या यथाकारी मापनी, ठीक है। पैमाना या मापनी या स्केल तीनों एक ही चीज है दोस्तों, ठीक है। रिड्यूस्ड साइज स्केल सेकंड है, मतलब लघुकरण पैमाना या संक्षेपाकारी मापनी, ठीक है। तीसरा है इनलार्जिंग स्केल, मतलब विस्तारक पैमाना, ठीक है। इन तीनों को दोस्तों समझने के लिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 365। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल यूज्ड टू मेक स्मॉल थिंग्स लार्जर। निम्न में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने फुल साइज स्केल या रिड्यूस्ड साइज स्केल या इनलार्जिंग स्केल या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनलार्जिंग स्केल। दोस्तों इनलार्जिंग स्केल होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इनलार्जिंग स्केल में क्या करते हैं, जो छोटा वस्तु होता है उसको बड़ा ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। स्केलिंग में क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ होता है वो कम होता है, ठीक है। और रेशियो के बाद वाला जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। ये वाला मैक्सिमम होता है, ये वाला मैक्सिमम और ये वाला मिनिमम होता है, ठीक है। दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड इनलार्जिंग स्केल है और कुछ स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग स्केल है दोस्तों। रिड्यूसिंग स्केल जस्ट उसका उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। बड़ी वस्तुओं को छोटा ड्रॉ करने के लिए हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड इनलार्जिंग स्केल होता है दोस्तों, जैसे कि 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1, ठीक है। जो कि अभी ये जो पिछले क्वेश्चन में हम स्केल देखे थे उसमें के डिजिग्नेशन का जो स्केलिंग था वो सेम इसी तरीके से था दोस्तों, ठीक है। स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग स्केल सेम उसका जस्ट उल्टा है दोस्तों। जो इनलार्जिंग स्केल है, जो 2:1 है वो 1:2 हो जाता है, ठीक है। इसमें रेशियो के पहले वाला पद कम वैल्यू होता है और बाद वाला पद ज्यादा होता है रिड्यूसिंग स्केल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द इनलार्जिंग स्केल कॉल्ड। विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है। ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा होगा विस्तारक पैमाने का निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, x⁻1। दोस्तों x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो 1 से बड़ी हो, ठीक है। 1 से बड़ी होना चाहिए। x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 अनंत तक कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, इन लार्जिंग स्केल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 367। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द रिड्यूस्ड साइज स्केल। लघुकरण पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है। ऑप्शन में से आपको देख के बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1:x। दोस्तों इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, रिड्यूस्ड साइज स्केल में रेशियो के पहले वाला पद क्या होता है, छोटा होता है और बाद वाला पद बड़ा होता है, इसीलिए x की वैल्यू को मैंने 1 से बड़ी रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 368। व्हाट स्केल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ बिग मशीन्स। बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस्ड साइज स्केल दोस्तों, ठीक है। चूंकि दोस्तों ड्राइंग बड़ा है लेकिन हमारे पास ड्राइंग शीट छोटा है, इसीलिए उसकी डायमेंशंस को हमें रिड्यूस्ड करके उसको ड्रॉ करना पड़ता है, जिसके लिए हम रिड्यूस्ड साइज स्केल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 369। इज द फुल साइज स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। पूर्ण आकार पैमाने का निरूपक भिन्न होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में से आपको बताना है कि पूर्णाकार पैमाने का निरूपक भिन्न क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है एनी वन, कोई भी हो सकता है। ऑप्शन बी बोल रहा है 1, या ऑप्शन सी बोल रहा है एक्स, या ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 होता है दोस्तों। क्यों होता है, क्योंकि पूर्ण आकार स्केल में दोस्तों जो एक्चुअल लेंथ और जो ड्राइंग का लेंथ है दोनों बराबर होता है, ठीक है। जो इस स्केल में जो दो लाइन के बीच का गैपिंग है वो 1 के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। 1 के बराबर होता है, एक गैप है और एक्चुअल वैल्यू 1 के बराबर है, इसलिए पूर्ण आकार पैमाने का निरूपक भिन्न 1 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 370। इट इज नेसेसरी टू नो द ड्रॉ और ड्राइंग ऑफ एनी स्केल। किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है।
ऑप्शन ए बोल रहा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल, पैमाने का निरूपक भिन्न। ऑप्शन बी बोल रहा है द मैक्सिमम लेंथ शोन बाय द स्केल, पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई। और ऑप्शन सी क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की इकाइयां। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल, द मैक्सिमम लेंथ और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 371, इफ अ स्केल हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 30:1 देन द स्केल इज कॉल्ड। किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑप्शन में से आपको देख के बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनलार्जिंग स्केल। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, रेशियो के पहले वाला पद अगर बड़ा है तो इनलार्जिंग स्केल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 372, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज कॉल्ड द स्केलिंग डाउन ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, बड़ी वस्तुओं को क्या करते हैं, बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कौन सा कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो के आया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्केल है जो बड़ी वस्तु को छोटा करके मापता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस्ड साइज स्केल। जो रिड्यूस्ड साइज स्केल होता है दोस्तों, उसके थ्रू हम बड़ी वस्तुओं का ड्राइंग करते हैं छोटा वस्तु बना के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 373, when the drawing size is equal to the size of the object then the scale is called। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ड्राइंग साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी साइज और ड्राइंग का भी साइज दोनों बराबर है, तो यहाँ पर कौन सा स्केल होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फुल साइज स्केल, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फुल साइज स्केल में एक्चुअल लेंथ बराबर होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 374, in representative fraction 20 centimeter distance is displayed by 1000 centimeter, then RF is equal to question mark। निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करती है, तब RF बराबर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50/1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमें लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के एग्जाम फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ नीचे में रहता है और लेंथ ऑफ ड्राइंग ऊपर में रहता है, तो 1000 ऊपर में रहेगा और 20 नीचे में रहेगा दोस्तों। दोनों को कटाएंगे तो हमारे पास 50:1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 375, फ्रॉम फॉलोइंग व्हाट इज नॉट ऑकर इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निम्न में से निरूपक भिन्न का क्या नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है यूनिट नहीं होता है, ऑप्शन बी है लेंथ या लंबाई नहीं होती है, ऑप्शन सी है विड्थ या चौड़ाई नहीं होती है, या नन ऑफ दिस। तो निरूपक भिन्न का इनमें से क्या नहीं होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो निरूपक भिन्न होता है सेम इकाइयों का रेशियो होता है, अनुपात होता है, इसलिए क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 376, द आरएफ ऑफ फुल साइज स्केल इस पूर्ण आकार पैमाने का आरएफ क्या होता है? जो पूर्ण साइज स्केल होता है दोस्तों, उसका आरएफ होता है ऑप्शन नंबर डी, 1:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल। दोस्तों इसमें आगे आने वाले क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जो पेंसिल से रिलेटेड है। चूंकि मैंने पेंसिल पेंसिल टॉपिक से पिछला कोई वीडियो नहीं बनाया है और जो पार्ट 1 2 है उसमें पेंसिल से रिलेटेड केवल थोड़े ही क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने इसमें पेंसिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 377, व्हाट इज द पेंसिल लीड मेड ऑफ। पेंसिल की लीड किसकी बनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, या फिर ब्लैक कलर, या दोनों, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। जो पेंसिल की लीड होती है दोस्तों वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 378, अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ लीड हाउ मैनी पार्ट्स हैव द पेंसिल।
पेंसिल को उसके लीड के ग्रेड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है? दोस्तों जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि पेंसिल की लीड की कुछ ग्रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर एच है, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 3H है, और जैसे जैसे यहाँ पर 9H तक गया है दोस्तों, ठीक है? यहाँ और नीचे में क्या है, बी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर बी है, वैसे वैसे 7B तक गया है। यहाँ पर टोटल 18 ग्रेड दिखाया गया है दोस्तों। वैसे पेंसिल के लीड की ग्रेड केवल 18 नहीं होती है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 8B 9B 10B तक का पेंसिल बन चुका है दोस्तों, ठीक है? लेकिन अभी जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वो इन्हीं 18 ग्रेड से रिलेटेड ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन में प्रकार पूछा गया है कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है? ग्रेड के हिसाब से एक होता है हार्ड पेंसिल होता है, जिसमें क्या क्या ग्रेड शामिल है, 4H 5H 6H 7H 8H एंड 9H। मीडियम पेंसिल में क्या क्या ग्रेड शामिल है दोस्तों, जो 3H से लेके सिंगल H है, और HF HB और B से लेके 3B तक है, वो सभी मीडियम पेंसिल में आते हैं दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर एच से लेके 3H तक को हम क्या बोलते हैं, मीडियम हार्ड पेंसिल, और एफ से लेके 3B तक को क्या बोलते हैं, मीडियम सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है? और सॉफ्ट पेंसिल के में किस कौन कौन सा ग्रेड शामिल है दोस्तों, 4B 5B 6B एंड 7B, ठीक है? इन ग्रेडों के बारे में और डिटेल से जानेंगे अगले क्वेश्चन में। जितना भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं ग्रेडों से रिलेटेड रहेगा दोस्तों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 379, the grade becomes blank according to the figure placed in front of the letter H, 2H, 3H, 4H, 8। दोस्तों आकृति आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि H, 2H, 3H और 4H के आगे जितना भी ग्रेड है, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है? ऑप्शन में ही है, और हार्डर होता है, ऑप्शन बी है लाइटर या डार्कर या सॉफ्टर, ठीक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हार्डर। दोस्तों जैसे जैसे एच का सीरीज बढ़ता जाएगा उसका हार्डनेस भी बढ़ता जाता है दोस्तों। जस्ट इसका उल्टा होता है बी में, ठीक है? बी का जैसे जैसे सीरीज बढ़ता जाता है उसका सॉफ्टनेस बढ़ता है दोस्तों, ठीक है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 380 क्या बोल रहा है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा कर दिया है, इसमें बी सीरीज को लेके बनाया है। इसमें बोला गया है कि जो B2B 3B 4B है उसके आगे आने वाले ग्रेड में क्या होता है, ठीक है? ऑप्शन सेम है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टर। जैसे जैसे बी का सीरीज बढ़ता जाएगा उसका सॉफ्टनेस बढ़ता जाता है दोस्तों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 381, व्हाट डज मीन ऑफ एच इन द पेंसिल? पेंसिल में एच का मतलब क्या होता है, ऑप्शन देख के आपको बताना है, ठीक है? तो एज का मतलब होता है दोस्तों हार्डनेस। जो ऑप्शन ए है हार्डनेस, वो शो कर रहा है एज को। जैसे कि मैंने पिछले फिगर में आपको बताया था कि एज का सीरीज जैसे जैसे बढ़ता है उसका हार्डनेस भी बढ़ता जाता है, वही से एच लिया गया है दोस्तों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज मीन ऑफ बी इन द पेंसिल? पेंसिल में बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है? हार्डनेस, ब्लैकनेस या हाइट ऑफ पेंसिल या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सिंपल है, बी का मतलब ब्लैकनेस होता है, ठीक है? जैसे जैसे बी का सीरीज बढ़ता जाता है दोस्तों उसका सॉफ्टनेस भी बढ़ता जाता है, ठीक है? और बी किससे लिया गया है, ब्लैकनेस से। मतलब जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा पेंसिल उतना ही ब्लैकनेस उसमें आएगी, उतना ही गहराई उसमें आएगी दोस्तों, ठीक है? उतना ही डीप लिखाएगा जितना भी बी का सीरीज बढ़ता जाएगा, ठीक है? और मोस्ट सॉफ्ट वो जो पेंसिल होता है, ठीक है, यहाँ पर 7B को ले सकते हैं, उससे हम काफी गहराई तक लिख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए उसको इरेजर से जब साफ करते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अंश शीट में रह जाता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकनेस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 383, 4H 5H dash 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 9H are the example of which type of pencil? ठीक है, तो आपको बताना है जो ग्रेड है 4H 5H से लेके 9H जो किस पेंसिल का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है? सॉफ्ट पेंसिल या मीडियम पेंसिल या हार्ड पेंसिल या नन ऑफ दिस। तो ये सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हार्ड पेंसिल। जैसे मैंने पहले ही बताया था हार्ड पेंसिल में कौन कौन सा ग्रेड शामिल है, तो उसमें शामिल है 4H से लेके 9H तक का ग्रेड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 384, which set of lead grade has a grade out of sequence? लीड ग्रेड का कौन सा समूह ग्रेड की श्रृंखला से बाहर है? दोस्तों 4 ऑप्शन में से कुछ कुछ ग्रेड का श्रृंखला वाइज दिया गया है और उसमें से
एक जो है वो सही श्रृंखला में नहीं बैठता है, सही सीरीज में नहीं बैठ रहा है, तो कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7BHF3H। दोस्तों यहाँ पर देखिए H और 3H के बीच F आ गया है, ठीक है, तो ये सीरीज में नहीं बैठ रहा है दोस्तों, और 7B इधर आ गया है, तो ये सीरीज में नहीं बैठ रहा है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन में देखिए H है, उसके बाद HB है, उसके बाद B है, उसके बाद 3B है, ठीक है, तो ये सीरीज में बैठ रहा है। जैसे 6B है, फिर B है, फिर H है, फिर 4H है, ये भी सीरीज में बैठ रहा है। या तो लेफ्ट टू राइट सीरीज या राइट टू लेफ्ट, किसी न किसी सीरीज में कोई ना कोई ऑप्शन बैठ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 385, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पेंसिल। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से कौन सा सबसे हार्ड है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, 9H, ठीक है। दोस्तों सीरीज में 9H सबसे पहले आता है दोस्तों, ठीक है, 9H फिर 8H फिर 7H, डेस 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 करके 7B तक आता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले आया है 9H, जो सबसे कठोर होगा, उसमें हार्डनेस सबसे ज्यादा होगी दोस्तों, ठीक है। और तो यहाँ पर 9H होगा दोस्तों सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सॉफ्ट पेंसिल। निम्न में से कौन सा सबसे नर्म पेंसिल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे नर्म पेंसिल इसमें से बताना है कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7B होगा दोस्तों, क्योंकि सीरीज में ये सबसे राइट मोस्ट साइड में आता है दोस्तों 7B, ठीक है। इसलिए इसका सॉफ्टनेस बढ़ता है, जैसे जैसे मैंने बताया था बी का जो प्रीफिक्स है वो बढ़ता जाएगा, तो उसका सॉफ्टनेस भी बढ़ता जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बी का केवल 4B है और 7B है और HB है, ठीक है, तो इसमें से सबसे सॉफ्ट 7B होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 387, द पेंसिल इज एज हार्ड एज इट इज रिटन ब्लैंक। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना खाली स्थान लिखाता है, ठीक है। डीप या गहरा, ऑप्शन बी है लाइट या हल्का, ऑप्शन सी है ब्लैक या काला, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइट या हल्का। दोस्तों पेंसिल जितना कठोर होगा वो उतना ही हल्का लिखाता है दोस्तों, ठीक है। उसको हम इरेजर से साफ करेंगे तो इजीली साफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 388, द पेंसिल इज एज सॉफ्ट एज इट इज रिटन ब्लैंक। पेंसिल जितना नर्म होता है उतना खाली स्थान लिखाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डीप, गहरा। जितना ज्यादा नर्म होगा, सॉफ्ट होगा पेंसिल, उतना ही ज्यादा डीपली लिखाएगा दोस्तों, उतना ही ज्यादा उसमें गहराई होगी, इसीलिए उसको इरेजर से मिटाने पर कुछ ना कुछ अंश उस शीट में रह ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ लीड इज द हार्डेस्ट। निम्न में से कौन सा लीड ग्रेड सबसे कठोर है दोस्तों। इन चारों में से देख के बताना है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सा बाकी से हार्ड होगा दोस्तों, ठीक है, कठोर होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6H। चूंकि मैंने बताया था H सीरीज का जो भी पेंसिल है वो कठोर होता है, और जैसे ही उसका प्रीफिक्स बढ़ता है, ठीक है, उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर H सीरीज में केवल 5H है और 6H है, और प्रीफिक्स किसका ज्यादा है, 6 का, तो ये 6H होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 390, विच पेंसिल इज यूज्ड मोस्टली इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीडियम पेंसिल। दोस्तों मीडियम पेंसिल जो होता है HB या 2H या 2B, ठीक है, उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं दोस्तों। मोस्टली क्या यूज करते हैं, 2H या 2B यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 391, विच पेंसिल इज यूज्ड फॉर आर्टिस्टिक स्केचिंग एंड शेडिंग। कलाकारों द्वारा स्केच बनाने और शेडिंग में किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सेम ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सॉफ्ट पेंसिल है दोस्तों 4B, 5B, 6B, 7B, उसको हम क्या करते हैं, कलाकारों जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, आर्टिस्टिक स्केचिंग और शेडिंग होता है उसमें करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 392, which is considered to be preferred grade for general purpose writing। सामान्य उद्देश्य से लिखने वाले काम के लिए कौन सा पेंसिल मान्य है दोस्तों, HB या 2H। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HB। जनरली जो सामान्य उद्देश्य से हम लिखते हैं
ठीक है, उसमें हम HB का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर पेंसिल के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं जितने अदर क्वेश्चन हैं जिसमें हम सभी इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक बताए नहीं गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 393, अ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट शेड यूजुअली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ड्राइंग उपकरण सेट में निम्न में से एक के अलावा सभी मौजूद होते हैं, तो वो एक अलावा जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्केल। दोस्तों बाकी जो ऑप्शन है बो, कंपास, डिवाइडर, एक्स्ट्रा लीड, वो होता है ड्राइंग उपकरण सेट में। ठीक है, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें होता है, लेकिन स्केल उसमें नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 394, पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन विथ द हेल्प ऑफ। समानांतर रेखा खींची जा सकती है निम्न की सहायता से। दोस्तों आपको बताना है इसमें से किसकी किसकी सहायता से हम समानांतर रेखा खींच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर, हाँ इससे खींच सकते हैं। टी स्क्वायर है, इससे खींच सकते हैं। पेयर ऑफ सेट स्क्वायर, इससे भी खींच सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 395, विच टूल्स कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल। कौन सा उपकरण 90 अंश का कोण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 3060 सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, मिनी ड्राफ्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों तीनों जो ऑप्शन है ऊपर में उसके थ्रू हम 90 अंश का कोड बना सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 396, द RF ऑफ द स्केल ऑन मिनी ड्राफ्टर इज। मिनी ड्राफ्टर में जो स्केल होता है उसका RF क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर B1। दोस्तों वो फुल साइज स्केल होता है, जो मिनी ड्राफ्टर में स्केल होता है वो फुल साइज स्केल होता है दोस्तों। ठीक है, उसमें जो लाइन होता है उसके बीच का जो गैपिंग होता है उसकी इकाई 1 के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब एक्चुअल लेंथ भी एक होता है और लेंथ ऑफ ड्राइंग भी एक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 397, Why sellotape is used instead of drawing pins nowadays? आजकल ड्राइंग पिन के स्थान पर सेलोटेप का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द ड्राफ्टर कैन बी मूव्ड इजिली ओवर द टेप। टेप के ऊपर ड्राफ्टर आसानी से चलाया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ड्राइंग बोर्ड इज स्पॉइल्ड बाय द यूज ऑफ ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन के प्रयोग से ड्राइंग बोर्ड में छेद हो जाती है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी, दोनों बोल रहा है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दोस्तों आजकल क्या होता है, सेलो टेप यूज करते हैं ड्राइंग पिन के स्थान पर। ठीक है, ड्राइंग पिन इस टाइप का होता है दोस्तों और सेलो टेप इस टाइप का होता है। ठीक है, सेलो टेप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ड्राइंग पिन यूज करने से ड्राइंग बोर्ड में छेद हो जाता है और ड्राफ्टर इजीली मूव नहीं कर पाते हैं ड्राइंग पिन होने से। सेलो टेप होने पर इजीली मूव हो जाता है मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 398, which of the following tools is not used to put on the drawing sheet in the drawing board? निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन देख के आपको बताना है इनमें से कौन सा उपकरण है जिसको ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिवाइडर। जो बाकी ऑप्शंस है दोस्तों उसको हम यूज करते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में स्थिर करने के लिए, लेकिन डिवाइडर का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले ड्राइंग क्लिप। दोस्तों जब ड्राइंग शीट का आकार ड्राइंग बोर्ड के बराबर होगा तब हम उस केस में ड्राइंग क्लिप्स का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब ड्राइंग शीट का आकार ड्राइंग बोर्ड के बराबर नहीं है तब क्या करेंगे, तब उस केस में या तो हम पिन यूज करते हैं ड्राइंग पिन या हम सेलो टेप यूज करते हैं दोस्तों। मोस्ट ऑफ द केस हम क्या करते हैं, सेलो टेप ही यूज करते हैं दोस्तों। जो पिन होता है उसको क्यों नहीं करते, क्योंकि पिन यूज करने से ड्राइंग बोर्ड में छेद हो जाता है और जब हम ड्राफ्टर यूज करते हैं तो इजीली मूव नहीं हो पाता है दोस्तों ड्राइंग पिन होने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर
399. Apart from using sharpener, what are the ways of sharpening a pencil for good and accurate work? अच्छे और सटीक कार्य के लिए पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर के अलावा कौन से तरीके हैं, और वो तरीके ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तरीका हो सकता है जो शार्पनिंग के लिए यूज होता है ताकि हम पेंसिल से गुड एंड एक्यूरेट वर्क कर सके। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? A small piece of sandpaper of zero grade pasted upon a piece of wood. शून्य ग्रेड वाला सैंडपेपर का छोटा टुकड़ा जिसको पेंसिल के लकड़ी के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? बाय यूजिंग ब्लेड, ब्लेड पत्ती का उपयोग करके दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? बोथ ए बी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें गुड एंड एक्यूरेट वर्क के लिए पेंसिल को शार्प करना है दोस्तों, तो ब्लेड से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 400, विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइन वेरी एक्यूरेटली एंड फास्ट? सबसे सटीक और सबसे तेज समानांतर रेखा खींचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे हम एक्यूरेटली और सबसे तेज पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, क्या वो सेट स्क्वायर है, क्या वो रूलर स्केल है, या फिर प्रोट्रैक्टर है, या फिर रोल एंड ड्रॉ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोल एंड ड्रॉ। ठीक है, रोल एंड ड्रॉ को हम रोलर स्केल भी बोलते हैं दोस्तों, वो इस टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, मार्केट में इसके कितने कितने डायमेंशन अवेलेबल है? 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के रोलर स्केल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, इन विच डायरेक्शन रोल एंड ड्रॉ आर यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइन? किस दिशा में समानांतर रेखा खींचने के लिए रोलर स्केल का उपयोग किया जाता है? आपको दिशा बताना है कि किस दिशा में हम रोलर स्केल के थ्रू समानांतर खींच सकते हैं। पैरेलल लाइन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा में। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? पैरेलल लाइन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? पैरेलल लाइन इन इंक्लाइंड प्लेन, झुके हुए समतल की दिशा में हम समानांतर रेखा खींचने के लिए यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीनों डायरेक्शन में हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं रोल एंड ड्रॉ के थ्रू एक्यूरेटली एंड फास्ट। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए इस वीडियो का और अन्य बाकी वीडियोज़ का, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन होना जरूरी है दोस्तों। तो पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बने लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ताकि इस वीडियो का पीडीएफ और बाकी वीडियो का पीडीएफ आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।